नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है, सभ्यता के जनक कौन थे, क्या इस सभ्यता की विशेषता है, भारत की संस्कृति में योगदान क्या है इनका। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक सभ्यता है ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की प्राचीन सभ्यता जिसका अध्ययन हमने पिछले काफ़ी वीडियो में लगातार किया। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका पतन करने में या उसको ख़त्म करने में जिन लोगों का महत्वपूर्ण हाथ था या जिन लोगों ने इस संस्कृति पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला किया, वो लोग वैदिक सभ्यता के लोग थे और उन लोगों को आर्य कहा गया। देख लेते हैं वैदिक सभ्यता। सबसे पहले वैदिक सभ्यता, इसका काल देख लेते हैं। वैदिक जो सभ्यता है इसके निर्माता थे आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य। वैदिक सभ्यता का जो समय है वो विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार, विविध शोधों के अनुसार बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है और इस समय को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसका समय निर्धारित किया गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल का हम अध्ययन करते थे, यहाँ पे भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, तो यहाँ इसका समय निर्धारित किया गया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये इसका समय निर्धारित किया है उत्तर वैदिक सभ्यता का। अब ये जो आर्य शब्द है किसमें बहुत बार पूछ लिया गया है कि आर्य क्या है, जाति है या फिर एक विशेषता। तो आर्य जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी आर्य इसका अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ, योग्य, इसके शब्द और बहुत से शब्द है आर्य। और ये जो आर्य है ये मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में आए, जब भारत में आए उस समय भारत की बड़ी शानदार सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने ख़त्म किया और अभी एक शोध हुआ है जिसमें, हालांकि शोध तो काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन वर्तमान का जो एक शोध हुआ है जिसके अनुसार काफ़ी वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने ये सिद्ध किया है कि जो आर्य है ये मध्य एशिया की एक जाति थी जिन्होंने विश्व के कई देशों में अपना प्रसार किया था और भारत में भी ये जाति आई थी, भारतीय उपमहाद्वीप में आई थी और इन्होंने भारतीय सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता उसको ख़त्म किया था। तो मध्य एशिया से आने वाले आक्रांता थे आर्य। आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ या योग्य। तो आर्यों की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसे कहा गया है वैदिक सभ्यता। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है वेदों से। और जो भारत का इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उसे आर्यों का इतिहास कहा जाता है। भारत का इतिहास आर्यों का इतिहास कहा जाता है। आर्यों का इतिहास कहा जाता है। अब आर्य कहाँ से आए, क्या आए? सीधा सा मत है कि ये आर्य विदेशी थे, लेकिन
कुछ एक विद्वानों ने, वो भारत के हैं या यूरोपीय विद्वान हैं या विदेशी और भी विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं। तो हम देख लेते हैं आर्यों की उत्पत्ति या आर्य कहाँ से आए थे भारत में, कौन कौन से तर्क है, किस विद्वान ने किन तर्कों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आर्य विदेशी थे। तो देख लेते हैं भी आर्य कहाँ से थे। सबसे पहले देख लेते हैं यूरोपीय प्रदेश। यूरोपीय प्रदेश, ये भी एक सिद्धांत माना गया है। तो यहाँ कुछ समानताएं हैं, भाषाई है, शारीरिक है, ताम्रपत्र है, 3-4 ऐसे तत्व मिलेंगे जिसमें भाषाई समानता हो सकती है, भाषाई समानता हो सकती है, शारीरिक समानता हो सकती है, ताम्रपत्र हो सकते हैं। ये कुछ एक तत्व है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो आर्य थे वो यूरोपीय प्रदेश से भारत में आए थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। एक विद्वान ये कह रहे हैं कि ये हंगरी से आए थे। हंगरी में डैन्यूब घाटी, हंगरी यूरोप में, हंगरी में डैन्यूब घाटी, ये कह रही हैं पी गाइल्स के अनुसार जो आर्य है वो हंगरी से भारत में आए थे, ये माना जाता है। अच्छा, आप हो गया क्लास ले रहे हैं, सही है। चलो थोड़ा सा व्यवधान। पी गाइल्स ने ये कहा है कि जो आर्य है वो हंगरी के निवासी है। डैन्यूब घाटी जो यूरोप में कई देशों से बहती है, लगभग 10 देशों से बहती है डैन्यूब घाटी या डैन्यूब नदी, उसकी घाटी से आर्य भारत में आए थे, ये मानना है पी गाइल्स का। पी गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी में डैन्यूब घाटी से भारत में आए थे। इसके बाद है स्कैंडिनेविया यूरोप, यहाँ से भी इन्हें माना गया है कि जो आर्य हैं वो स्कैंडिनेविया से आए थे और ये मानने वाले हैं पेनका व हर्ट। स्कैंडिनेविया मानने वाले हैं पेनका व हर्ट। एक विद्वान और है स्कैंडिनेविया जर्मनी में पर्वतों के आसपास से ये जनजाति भारत में आई थी, ये माना गया है। स्कैंडिनेविया क्षेत्र जर्मनी में है। पेनका व हर्ट ने ये माना है कि जो आर्य है वो स्कैंडिनेविया जर्मनी से भारत में आए थे। इसके बाद एक बड़ा ही शानदार मत व्यक्त किया गया है दक्षिणी रूस। ये मत दिया है नेहरिंग ने। नेहरिंग ये कह रहे हैं कि जो आर्य है वो दक्षिणी रूस से भारत में आए थे। नेहरिंग कह रही हैं कि दक्षिणी रूस से आर्य भारत में आए थे और ये इनकी संस्कृति, इनके रहन सहन, इसकी यूरोपीय भाषा के साथ समानता, इसके आधार पर नेहरिंग ने अपना ये मत व्यक्त किया है कि जो आर्य है वो दक्षिणी रूस से भारत में आए। इसके बाद एक मत दिया है, बड़ा ही शानदार मत है, पश्चिमी साइबेरिया। ये मत दिया है मॉर्गन ने। मॉर्गन के अनुसार आर्य पश्चिमी साइबेरिया से भारत में आए। पश्चिमी साइबेरिया से भारत में आए और जब हम पढ़ते हैं विश्व का इतिहास तो वहाँ हिटलर ने एक घोषणा की थी कि जर्मनी में आर्यों को रहने का अधिकार है।
जर्मनी में सिर्फ आर्य रहेंगे, बाकी किसी को रहने का अधिकार नहीं है। और इस सनक में उसने लगभग 70 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसका मानना था कि जो आर्य है वही वास्तव में योद्धा होते हैं, उन्हें लड़ने का अधिकार होता है। तो ये हिटलर का सिद्धांत था। तो यहाँ से माना गया है कि पश्चिमी साइबेरिया से मॉर्गन के अनुसार आर्य विभिन्न देशों में गए। इसके बाद दक्षिणी रूस में स्थित यूक्रेन व कुरुगुन संस्कृति, दक्षिणी रूस में एक कुरुगुन संस्कृति मानी गई है। दक्षिणी रूस और यूक्रेन, हाँ, दक्षिणी रूस और यूक्रेन, वेगास ने कहा है दक्षिणी रूस व यूक्रेन, रूस व यूक्रेन। वेगास ने ये कहा है कि ये जो आर्य है यहाँ से आए हो सकते हैं। इसके बाद भारत से बाहर में कुछ प्रमाण मिलते हैं कि आर्य कहाँ से आई है। भारत से बाहर अगर प्रमाणों की अगर हम बात करें, भारत के बाहर के प्रमुख प्रमाण, भारत से बाहर के प्रमाण, भारत से बाहर के परमाणु की अगर हम बात करें, आर्य भारत से बाहर से आई थी। विभिन्न विद्वानों ने ये बताने का प्रयास भी किया है। तो हम प्रमाण देख लेते हैं, भारत से बाहर के प्रमाण। परमाणु की अगर हम बात करें तो एक स्थान मिलता है हमें 1400 ईसा पूर्व का, मध्य एशिया। मध्य एशिया स्थान है बोध जोकाई। बोध जोकाई स्थान 1400 ईसा पूर्व का स्थान है मध्य एशिया। मध्य एशिया में स्थान है बोध जोकाई। यहाँ से हमें एक लेख मिलता है, एक पक्की मिट्टी पर लेख मिलता है। और जो लेख है इसकी खोज हुई थी 1907 में। 1907 में किटनर ने इसकी खोज की थी। वर्तमान में यह लेख तुर्की संग्रहालय में है। यह जो लेख मिलता है यह पक्की मिट्टी पर लिखा गया लेख है और इसमें समय बताया गया है 1400 ईसा पूर्व। और ये जो लेख हमें मिला है इसकी विशेषता ये है कि इस लेख में हमें 4 भारतीय देवताओं का विवरण मिलता है। 4 भारतीय देवताओं का विवरण, ये इसकी विशेषता है कि जब हम मध्य एशिया के बोध जोकाई अभिलेख की बात करें तो हमें वहाँ से 4 भारतीय देवताओं का विवरण मिलता है। अब 4 भारतीय देवता कौन कौन से हैं और वहाँ इनका उल्लेख क्यों मिलता है, तो देख लेते हैं 4 भारतीय देवता कौन कौन से हैं। 4 भारतीय देवताओं में एक इंद्र है, एक मित्र है, एक वरुण है, एक नास्ते है और नास्ते को अश्विनी कुमार कहा गया है। और यह देवताओं के चिकित्सक हुआ करते थे। देवताओं के चिकित्सक हुआ करते थे। अब क्वेश्चन ये कि जो 4 भारतीय देवता है ये मध्य एशिया में क्यों, मध्य एशिया में इनका प्रमाण क्यों मिला है। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और वैदिक काल का अध्ययन करते हैं, आर्यों का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो 4 भारतीय देवता जिनकी हम पूजा करते हैं इनका मूल जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया ही है। और भारत की जो संस्कृत भाषा है ये मध्य एशिया की भाषा है, आर्यों की भाषा है, भारत की भाषा नहीं है संस्कृत। तो यहाँ 4 देवता इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नास्ते है। हुआ क्या था, जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि 4 भारतीय देवता जिनकी हम पूजा करते हैं वहाँ इनका उल्लेख मिला है। तो वहाँ 2 शासक थे, 2 राष्ट्र थे। एक तो था मितन्नी राष्ट्र, एक था हित्ती राष्ट्र। 2 देश, एक मितन्नी एक हित्ती। मितन्नी राष्ट्र का शासक का नाम है मतवजा। मतवजा और हित्ती जो राष्ट्र है इसके शासक का नाम है स्पिलुलियुमा। ये 2 शासक, स्पिलुलियुमा 2 शासक।
तो एक तो मितन्नी राष्ट्र है मध्य एशिया में और एक था हित्ती राष्ट्र। दोनों शासकों के बीच किसी बात को लेकर युद्ध हो गया। दोनों शासकों को किसी बात के लेकर दोनों के बीच युद्ध हो गया। अब जब युद्ध हुआ तो इन दोनों शासकों ने संधि के लिए इन 4 देवताओं को बुलाया और एक संधि पत्र है जिसमें कहा गया है दोनों शासकों के द्वारा, मितन्नी शासक मतवजा और हित्ती शासक स्पिलुलियुमा के द्वारा घोषणा की गई है कि हम ये संधि करते हैं। इस संधि के अनुसार हम इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य को साक्षी मानते हुए ये युद्ध खत्म करते हैं। और ये जो हित्ती राष्ट्र है विश्व में यहाँ सबसे पहले लोहे का प्रयोग शुरू किया गया था। सबसे पहले लोहे का प्रयोग, ये हित्ती राष्ट्र, मध्य एशिया में हित्ती राष्ट्र जहां लोहे का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया गया था। एक प्रमाण तो ये हमारे पास है कि 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया में एक स्थान है बोधजोगाई, यहाँ से हमें अभिलेख मिलते हैं कि 4 भारतीय देवता है। तो इसका मतलब जो आर्य है इनका मूल निवास स्थान भी ये रहा था, क्योंकि जो 4 भारतीय देवता है ये वहीं से भारत में आई या वहीं से इनकी पूजा का विधान भारत में आर्यों ने किया। इसके बाद एक स्थान मिलता है किकुली ताम्रपत्र, ये स्थान भी इसी के पास में है। एक है मेसोपोटामिया में अरमना तेल क्षेत्र, अरमना तेल, यहाँ से भी हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। किकुली ये भी मध्य एशिया में स्थान है, एक अरमना ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करें भारतीय विद्वानों की। भारतीय विद्वानों के अनुसार सबसे पहले हम देख लेते हैं दयानंद सरस्वती। भारत के बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं दयानंद सरस्वती, बहुत बड़े विद्वान दयानंद सरस्वती ने आर्यों की उत्पत्ति या आर्यों का जो आगमन वो बताया है तिब्बत से। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य भारत में तिब्बत से आए, आर्य भारत में तिब्बत से आए, ये कहा है दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के अनुसार ये बताने का प्रयास किया है कि तिब्बत से आने वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खान पान भारतीय आर्यों जैसा था। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आने वाले लोग आर्य थे। ये तो दयानंद सरस्वती के अनुसार हुआ। इसके बाद एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं भारतीय क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द आर्कटिक आर्यंस होम, आर्कटिक आर्यंस होम या आर्यंस होम आर्कटिक। इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र माना है, आर्कटिक क्षेत्र। और इन्होंने ऋग्वेद का एक प्रसंग बताया है कि ऋग्वेद में हमें एक ऐसे पर्वत का जिक्र मिलता है जिसमें 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। एक वहाँ ऐसा पर्वत है जहाँ 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। तो इसके अनुसार कालांतर में वहाँ भयंकर बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बाद आर्यों ने आर्कटिक क्षेत्र छोड़ दिया और भारत में आ गए। ये मानना है, हमारे बहुत बड़े लेखक रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, एक बहुत शानदार नारा दिया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र से भारत में आए। थोड़ा रिवाइज करें, उसके बाद इसे थोड़ा आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ, योग्य, कुलीन, श्रेष्ठ, योग्य। वैदिक सभ्यता का समय बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तरवेदी काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। भारत का इतिहास आर्यों का इतिहास कहलाता है। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे कौन सा इतिहास है जो आर्यों का इतिहास है। विभिन्न विद्वानों ने यूरोपीय सिद्धांत दिए हैं कि जो आर्य है वो यूरोपीय क्षेत्रों से आए थे। तो इन्होंने आधार माना है भाषा को, शारीरिक समानता को, ताम्रपत्रों को।
और विभिन्न मर्दभांडों को। तो हंगरी में डैन्यूब नदी की जो घाटी है, डैन्यूब नदी यूरोप की काफ़ी लंबी नदी है, 10 देशों से गुजरती है। तो जो हंगरी में डैन्यूब घाटी है, वहाँ से पी गाइस ने कहा है कि जो आर्य है वो इस डैन्यूब घाटी क्षेत्र से भारत में आए हैं। स्कैंडिनेविया जर्मनी का क्षेत्र है। पेन का हर्ट और मार्च ने कहा है कि स्कैंडिनेविया जर्मनी से आर्य भारत में आए। और जब हम विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हिटलर के संदर्भ में ये कहा गया है, हिटलर ने कहा था कि मुझे आर्य सैनिक चाहिए, और अपने सैनिक में उसने लगभग 70 लाख यहूदियों को मौत की घाटी पर उतार दिया था। दक्षिणी रूस ये कहा है नेहरिंग ने कि जो आर्य है वो दक्षिणी रूस से भारत में आए, उनका रहन सहन उनकी संस्कृति के आधार पर। पश्चिमी साइबेरिया ये मोर्गन ने कहा है, पश्चिमी साइबेरिया ये मोर्गन ने कहा है। और दक्षिणी रूस व यूक्रेन का क्षेत्र ये कहा है बेगास ने। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत से बाहर के प्रमाण, तो 1400 ईसा पूर्व में हमें मध्य एशिया बोजोकाई ये प्रमाण मिला है। और संभवतः ये प्रमाण वास्तविक भी है कि जो आर्य है भारत में वो बाहर से आई हुई जाति है, भारत की नहीं है। 1400 ईसा पूर्व मध्य एशिया से बोजोकाई स्थान से हमें लेख मिला है। 1907 में किटनर ने इसे खोज निकाला। वर्तमान में तुर्की संग्रहालय में स्थित है। 4 भारतीय देवताओं का विवरण है। ये वास्तव में देवता, ये भी मध्य एशिया के देवता है। भारत में इनकी पूजा आर्य जब आए थे तो उन्होंने शुरू की थी। ये देवता भी विदेशी है। अब यहाँ 4 भारतीय देवता है, इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नास्त्य है, अश्विनी कुमार है, देवताओं के चिकित्सक थे। 2 शासक थे, मितन्नी एक राष्ट्र था, एक था हित्ती राष्ट्र। मितन्नी का शासक था मतवजा, हित्ती राष्ट्र का शासक था स्पिलुलियुमा। विश्व में यहाँ सबसे पहले लोहे के प्रमाण हित्ती जो क्षेत्र है, इन दोनों का युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद दोनों ने इन 4 देवताओं को साक्षी माना था, संधि की थी, और संधि के रूप में ये लेख हमें मिलता है। संधि पत्र के रूप में है, पक्की मिट्टी पर लिखा गया लेख। किकुलीय विलेख ताम्रपत्र मिला है, ये भी मध्य एशिया से मिला है, अर्मन क्षेत्र मेसोपोटामिया का। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आर्य भारत में आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र से आर्य भारत में आए थे। और ये वो क्षेत्र है जहाँ 6 महीने दिन होती थी और 6 महीने रात होती थी। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। चलो इसके बाद थोड़ा और आगे देख लेते हैं कि भारत से बाहर के जो प्रमाण मिले हैं, इसमें एक हमें नाम मिलता है जेबी रोड्स। जेबी रोड्स, इन्होंने 1820 ईस्वी में ये बताने का प्रयास किया था कि जो आर्य है ये मध्य एशिया के निवासी हैं। जेबी रोड्स के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी है। ये इनका मानना था कि मध्य एशिया के निवासी है आर्य, मध्य एशिया के निवासी। इसके बाद सबसे जो शानदार और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण दिया है शोध के अनुसार, विभिन्न रिसर्च के अनुसार जो हमें प्रमाण दिया है, वो दिया है 1859 में जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान जिन्हें वेद पंडित कहा गया है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के अनुसार इन्होंने 1859 में प्रमाण दिया था शोध के अनुसार कि आर्य मध्य एशिया के निवासी है।
आर्य मध्य एशिया के निवासी है। और इनकी जो शोध का आधार है, इन्होंने अपने शोध का आधार बनाया है ऋग्वेद को व वेदावेस्ता। वेदावेस्ता ईरान का ग्रंथ है, वेदावेस्ता, और उसमें आर्यों के लिए एरिय शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदावेस्ता, वेदावेस्ता में आर्यों के लिए एरिया शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भाषा की समानता के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, और वहाँ की जो भाषा थी वो मूल संस्कृत थी, कठिन संस्कृत थी, और उसी का परिष्कृत रूप आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत वो थी। मध्य एशिया की जो भाषा थी वो संस्कृत का परिष्कृत रूप थी, या संस्कृत से पहले का जो मूल भाषा थी उनकी वो संस्कृत की तरह थी। उसके बाद में आर्य भारत में आए थे तो यहाँ उनकी अलग भाषा थी, थोड़ी चेंज हो गई थी भारत में संस्कृति के कारण। तो यहाँ ये जो प्रमाण है मैक्स मुलर का, जिन्होंने 1859 ईस्वी में ये प्रमाण दिया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी है, और वेदावेस्ता के अनुसार एरिया शब्द कहा गया है और भारत में शब्द है आर्य, तो ये जो दोनों शब्द है यहाँ भाषिक समानता है, भाषिक समानता है। इसके अलावा मैक्स मुलर ने भारतीय विभिन्न वेदों का अध्ययन भी किया था, और इनके अनुसार वेदावेस्ता व ऋग्वेद की जो संस्कृति है वो समान बताई गई है। इसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि भारत के जो आर्य है वो मध्य एशिया से आने वाले आर्य है। इसके बाद भारत के विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं, भारत के विभिन्न विद्वानों के अनुसार, भारतीय विद्वान ये क्या कह रही हैं आर्यों के बारे में। तो यहाँ हम देख लेते हैं, एक है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद ये कह रही हैं सप्त सिंधु क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें पंजाब व अफगानिस्तान की नदियाँ, ये माना है संपूर्णानंद ने। इनके अनुसार ये कहा गया है कि जो आर्य है सप्त सिंधु क्षेत्र के थे। हालांकि ये तथ्य भी माना गया है कि जो आर्य है वो सबसे पहले 7 नदियों का जो क्षेत्र है वहाँ रुके थे। आर्य जो है वो सबसे पहले यहाँ रुके थे, विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये कहा गया है। लेकिन संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र से भारत में आए थे, और सप्त सिंधु क्षेत्र जो है वो 7 नदियों का क्षेत्र जिसे कहा गया है। आर्य सबसे पहले यहाँ रुके थे और यहीं पर इन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना कहाँ की थी, तो पंजाब में की थी। सबसे पहले इन्होंने पंजाब में अपना निवास स्थान बनाया था। इसके बाद एक विद्वान है, विद्वान का नाम है देविका एल्डिकल। इन्होंने मुल्तान क्षेत्र बताया है। इन्होंने कहा है कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मुल्तान है, या कश्मीर के आसपास का क्षेत्र है। एल्डिकल के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कश्मीर, एल्डिकल कश्मीर ये बताया है एल्डिकल ने। ये तो थी इनकी कुछ एक मान्यताएं, और भी काफ़ी ऐसे विद्वान हैं। राजबली पांडे के अनुसार आर्य भारत के निवासी थे। गंगानाथ झा के अनुसार आर्य ब्रह्म ऋषि क्षेत्र के निवासी थे। जैसे हम गंगानाथ झा की बात करें तो ये कह रही हैं कि आर्य ब्रह्म ऋषि क्षेत्र के थे, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र के थे। राजबली पांडे के अनुसार आर्य भारत के थे। और बहुत से विद्वान हैं जिनके अलग अलग मत माने जा सकते हैं।
तो यहाँ हम देख रहे थे कि आर्यों का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास है। तो भारत का इतिहास क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि आर्यों का जो इतिहास है वो क्या है, जिसे हम भारत का इतिहास कहते हैं। भारत का इतिहास, आर्यों का इतिहास, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति, सूत्र साहित्य, या जो भी हमारे पास धार्मिक साहित्य है वो आर्यों का साहित्य है। और आर्य एक विदेशी जाति थी। जितना भी साहित्य है, 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, रामायण, महाभारत, स्मृति, ये सब के सब आर्यों द्वारा रचित लेखन है। आर्यों ने इनकी रचना की थी। और ये जो हम इनका अध्ययन करते हैं पूरे भारत से संबंधित है। इसको भारत का इतिहास कहा जाता है, प्राचीन साहित्यिक इतिहास कहा जा सकता है इसे। भारत का साहित्यिक इतिहास इसे कहा जा सकता है। और इसमें हमें आर्यों की जानकारी मिलती है, और इसलिए इस इतिहास को, साहित्यिक इतिहास को आर्यों का इतिहास कहा जा सकता है। इसका मतलब भारत का जो प्राचीन साहित्यिक इतिहास है वो आर्यों का इतिहास है। ये तो थी सामान्य जानकारी आर्यों के बारे में। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, भारत में क्यों आए थे, मुख्य उनका कार्य क्या था या मुख्य उनका धंधा क्या था। तो इनकी राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। देख लेते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, वो देख लेते हैं। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बड़ा ही शानदार टॉपिक, राजनीतिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जब आर्य भारत में आए थे तो ये 5 जनों में विभक्त थे। आर्य जब भारत में आए थे तो ये 5 जनों में विभक्त थे। इनका मुख्य कार्य था पशुचारण, पशुपालन का मुख्य धंधा था। पशुचारण, पशु चराते थे, पशुओं का व्यापार करते थे, मुख्य गायों का व्यापार करते थे। अब 5 जो जन आए थे राजनीतिक व्यवस्था में, आर्य 5 जनों में भारत आए थे। 5 जन और 5 उपजातियां थी। आर्य 5 जनों में भारत आए। अब 5 जन कौन कौन से थे भारत में प्रसिद्ध है? एक है अनु, दूसरा है यदु, पुरु, तुर्वश। अनु, यदु, पुरु, तुर्वश, द्रयु। आर्य जब भारत में आई थी तो 5 जनों में विभक्त थी। अब ये जन क्या होता है, जन की जानकारी देख लेते हुए। जन होता क्या है? जन 5 जन थी। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई होता है परिवार, सबसे छोटी इकाई परिवार। तो यहाँ हम जनों की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई होता है परिवार। परिवार का समूह कहलाता है कुल। परिवार का समूह कुल कहलाता है। परिवार का जो मुखिया होता है वो कहलाता है गृहपति। कुल का मुखिया कहलाता है कुलप। सबसे छोटी इकाई परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। परिवार का मुखिया गृहपति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या सबसे बड़ा पुत्र वो गृहपति होता था। परिवार का समूह है कुल, जिसे कुलप कहा जाता था। कुलों का समूह होता था गांव।
कुलों का समूह है गांव, गांव का समूह है विश्व। तो यहाँ गांव का जो अध्यक्ष है ये कहलाता था ग्रामणी और विश्व का अध्यक्ष कहलाता था विश्वपति। गांव का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति। और ग्रामणी जो है इसके पास सैनिक व नागरिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती थी। ये कहीं पे स्थायी तौर पे नहीं रहते थे। इनका मुख्य धंधा था पशुचारण, एक स्थान से दूसरी जगह चलते रहते थे। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध भी होते थे इनके। तो कई जनों में युद्ध भी भारत के इतिहास में देखे गए हैं। गांव का अध्यक्ष ग्रामणी है, विश्व का विश्वपति है। अब जो विश्व है कई विषयों को मिलाकर जन बनता था, कई विषयों को मिलाकर जन बनता था। और जन का अध्यक्ष कहलाता था जनपति, गोप या राष्ट्र, ये कहलाता था। जन का अध्यक्ष गोप कहलाता था, राष्ट्र कहलाता था, राजा कहलाता था। तो यहाँ जो जन हैं ये 5 जन थे, जिसमें अनु है, द्रह्यु, यदु है, पुरु है, तुर्वश है, द्रह्यु है। और जैसे ये पुरु है, यदु है, इनके आगे के राजवंश जो है वो कहलाए थे भारत में सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। तो यहाँ 5 जन हैं। इन जनों का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें ये उल्लेख मिलता है एक स्थान पे, 8वें मंडल में ये उल्लेख मिलता है कि एक दासरागे युद्ध हुआ था। भारतीय इतिहास का प्रथम ज्ञात युद्ध, दासरागे युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। ये युद्ध हुआ था, भारतीय इतिहास का प्रथम ज्ञात युद्ध है ऋग्वेद के अनुसार। इस युद्ध के मुख्य कारण थे कि एक कुल था भरतकुल। भरतकुल भी इन जनों में था शामिल, वो मुख्य कुल था भरतकुल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। त्रित्सु, त्रित्सु नाम से आरपीसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था। भरतकुल को किस नाम से जाना गया है? भरतकुल को त्रित्सु कुल भी कहा गया है। भरतकुल था। अब भरतकुल के जो शासक हुआ करते थे, भरतकुल के देख लेते हैं। भरत, ये भरत है दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र है। इस भरतकुल को त्रित्सु कुल भी कहा गया है। त्रित्सु वंश। भरतकुल का शासक था सुदास। इस भरतकुल का एक शासक हुआ करता था सुदास। सुदास के पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। सुदास के पुरोहित का नाम विश्वामित्र था। किसी कारणवश सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया। विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और सुदास ने अपना नया पुरोहित बनाया वशिष्ठ ऋषि को। वशिष्ठ ऋषि को नया पुरोहित बना दिया। अब विश्वामित्र जी नाराज हो गए और विश्वामित्र जी इन जनों के पास चले गए, जिसमें 5 तो ये प्रमुख जन हैं, अनु है, यदु है, पुरु है, त्रुवस है, द्रह्यु है। इनसे जाके शिकायत की कि मेरा अपमान हुआ है, मुझे बदला लेना है। तो 5 जन तो ये दोबारा देख लेते हैं। 5 जन और 5 उपजातियां, ये भी जन होते थे छोटे। तो 5 जनों में हैं, एक है अनु, द्रह्यु, यदु, पुरु और तुर्वश। एक तो ये हुआ। 5 उपजातियां हैं या उपजन हैं, छोटे जन हैं। इनमें हैं अनिल, पख्त, बलानस, शिवी और विसारणन। ये 5 जन और 5 उपजातियां, ये हुए शासक 10। अब विश्वामित्र ने क्या किया? इन 10 शासकों को इकट्ठा किया। 10 शासकों को इकट्ठा किया
और इनकी सेना तैयार की, या इनके जो भी सैनिक थे उनको तैयार किया और अपनी शक्तिशाली सेना तैयार की और सुदास पे हमला कर दिया। सुदास पे हमला किया तो ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था पुरुषनी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। रावी नदी के किनारे, पुरुषनी या रावी नदी के किनारे भारतीय इतिहास का प्रथम ज्ञात युद्ध हुआ था ऋग्वेद के अनुसार। इस युद्ध में पुरुषनी नदी या रावी नदी के किनारे भरतकुल के शासक सुदास ने विश्वामित्र के 10 शासकों को परास्त किया था। इस युद्ध को दशहरा के युद्ध कहा जाता है। इस समय का जो शासक होता था उसे राष्ट्र कहा जाता था। इस समय का जो शासक था उसे राष्ट्र कहा जाता था और ये प्रभुत्ता संपन्न नहीं होता था। प्रभुत्ता संपन्न, इसके पास शक्तियाँ नहीं होती थी, प्रभुत्ता संपन्न नहीं होता था। युद्धों का देवता था ये, भूमि का मालिक नहीं था। ये मुख्यतः युद्धों का देवता होता था, भूमि का मालिक नहीं होता था। इस समाज में 2 समितियां भी थी, एक तो थी सभा, एक थी समिति, एक हुआ करती थी विदत। 3 संस्थाएं होती थी, एक परिषद भी, मंत्रिमंडल भी होती थी। तो यहाँ 3 ऐसी परिषदें होती थी। सभा इसमें मंत्रिमंडल व राजा के निकटवर्ती लोग भाग लेते थे। मंत्रिमंडल के सदस्य वो भाग लेते थे और ये जो लोग हैं राजा को विशेष प्रकार की सलाह दिया करते थे। कुलीन लोग भाग लेते थे, मंत्रिमंडल के सदस्य भाग लेते थे। सभा और समिति में आम जनता भाग लेती थी, आम जनता भाग लेती थी और ये दोनों राजा पर नियंत्रण रखते थे। एक संस्था है विदत। विदत ये वैदिक सभ्यता की सबसे प्राचीन संस्था है, धार्मिक संस्था होती थी मुख्यतः। धार्मिक संस्था, धार्मिक क्रियाक्रम जो भी होते थे ये संस्था करवाती थी। इस संस्था का मुख्य कार्य था चोरी का जो सामान है, क्योंकि इस समय समाज में विभिन्न वर्ण बनने शुरू हो गए थे। एक वैश्य वर्ण था जो यहाँ विदत नामक जो संस्था है, वैश्यों के द्वारा जो भी सामान चुरा कर लाया गया था उनका बंटवारा किया करती थी। सामान में मुख्यतः पशुधन की चोरी होती थी। चोरी का जो सामान था उसका बंटवारा करने का मुख्य कार्य होता था विदत नामक संस्था का। यह संस्था राजा पर नियंत्रण रखती थी। सभा है, समिति है, विदत है। तो सभा में मंत्रिमंडल के लोग होते थे, आम जनता होती थी। समिति में एक विदत संस्था होती थी, धार्मिक संस्था होती थी। इसके अलावा यहाँ एक परिषद नाम की या परिषद नाम की संस्था का भी हमें उल्लेख मिलता है। परिषद नाम की एक संस्था भी यहाँ रही होगी। परिषद नाम की संस्था भी यहाँ रही होगी। और हम देख रहे हैं भरत महाभारतकालीन शासक है। इसी भरत के नाम पर भारत का नामकरण हुआ। भारत का नामकरण इसी भरत के नामकरण हुआ। जो शासक है इसे विभिन्न प्रकार के कर दिए जाते थे। एक बलि नाम का कर होता था। बलि, राजा को बलि नाम का कर दिया जाता था। राजा को बलि कर दिया जाता था। और ये जो बलि कर है ये स्वैच्छिक कर होता था। स्वैच्छिक कर होता था। जो भी जनता है वो राजा को कर दिया करती थी, चाहे अपनी वो फसल है या फिर वो जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती थी, खेत में होती थी, या फिर जो भी उपजाऊ होती थी, वो जो भी फसल होती थी उसका एक भाग शासक को दिया जाता था। उस भाग को कहा जाता था बलि। बलि होता था, विभिन्न कर होता था, ये विशेष प्रकार का कर होता था। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो यहाँ हमें सिर्फ 3 अधिकारियों की जानकारी मिलती है। राजनीतिक संस्था में 3 अधिकारियों की जानकारी मिलती है। एक तो सेनानी, एक पुरोहित और एक ग्रामणी। ये 3 अधिकारी मुख्य अधिकारी होते थे। सेनानी राजा का सेनापति होता था, मुख्य सलाहकार पुरोहित होता था
और गांव का जो सैनिक व नागरिक जो अधिकार था वो ग्रामीणी के पास होता था, और ग्रामीणी उस समय का आईएएस अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। इतनी इसके पास ताकत होती थी, मुख्य ये प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था, आर्य जब भारत में आए थे तो 5 जनों में थे, 5 उपजनों में थे। 5 जनों में हैं अनु है, यदु है, पुरु है, तुर्वश है, द्रह्यु है, और यदु और ये पुरु, ये भारत में सूर्यवंशी व चंद्रवंशी जो हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें ये जो शासक है यदु और पुरु, ये वंश, ये हमें सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत इनकी जानकारी मिलती है। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी इन सिद्धांतों की हमें जानकारी मिलती है। 5 जनों में थे। जन होता है सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार, परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता है। परिवार से बड़ा कुल, कुल का मुखिया कुल कहलाता है। कुलों का समूह है गांव, गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता है। गांवों का समूह है विश, विश का मुखिया विशपति कहलाता है। विशों का समूह है जन, जन का मुखिया जनपति गोप या राजा कहलाता है। तो यहाँ ये जन थे। दसरा का एक युद्ध हुआ था जिसमें भरतकुल का शासक था। 5 जन तो ये हुए जन, जिसकी हम चर्चा करते थे कि जन क्या होता है, ये जन होता है। 5 जन तो ये थे, 5 उपजातियां थी, उपजन थे। दसरा का युद्ध हुआ था। भरतकुल का शासक था सुदास, जिसका एक पुरोहित था विश्वामित्र। विश्वामित्र को निकाल दिया गया था। उसके बाद वशिष्ठ को यहाँ पुरोहित रख लिया गया था। विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए इन 10 शासकों को इकट्ठा किया। 10 शासकों में ये अनु है, द्रह्यु है, यदु, पुरु, तुर्वश है। 5 उप जातियाँ थी जिसमें अनिल, पक्त, बलान, शिवी, विरसारणन। इन 10 शासकों को विश्वामित्र ने इकट्ठा किया और हमला किया था सुदास पर। युद्ध हुआ था पुरुषनिया रावी नदी के किनारे। इस युद्ध में सुदास विजयी हुए थे, और यहाँ का जो शासक था उसे राष्ट्र कहा जा सकता है, प्रभुता संपन्न नहीं होता था। शासक पर नियंत्रण करने के लिए सभा, समिति व विदित नाम की संस्था होती थी। सभा में मंत्रिमंडल के लोग भाग लेते थे, आम जनता समिति में भाग लेती थी। विदित धार्मिक संस्था थी। मुख्यतः जो भी सामान लूट के लाया जाता था उसका विभाजन होता था। और यहाँ के जो लोग हैं वो, इनका मुख्य धंधा हुआ करता था पशुचारण या पशुपालन। गाय इनका मुख्य धन होता था। ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिकता या फिर इनके उद्योग धंधों में। तो यहाँ में 3 अधिकारियों का विवरण मिलता है। सेनानी है, पुरोहित है, ग्रामणी है। सेनानी मुख्य सेनापति हुआ करता था, पुरोहित मुख्य सलाहकार हुआ करता था, और ग्रामीणी जो अधिकारी है इसके पास मुख्य प्रशासनिक कार्य हुआ करता था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।